हाँ भाई देखो, लेसन नंबर 11 इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। उसका अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई। और आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन टी। इससे भी हम एक तुम्हारे पास डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में टी टाइम पे कितने चार्ज फ्लो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। अब देखो, उसके बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी की जब अपने पास डेफिनेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कल हमने पढ़ा था कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। समझ में आया? और कल हमने यही बताया था कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? ये सब हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है। उसके बाद हमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल के लिए हमने एक फॉर्मूला ही पढ़ा था, Q बराबर एन ई। क्या पढ़ा था? Q बराबर एन ई, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और Q क्या था मेरे पास? चार्ज। क्या था? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब उसके बाद अगर हम आगे चले तो मेरे पास आता है कि मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो सर्किट क्या होता है उसको भी तो समझेंगे। तो सर्किट क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? दोबारा सुन लो। अपने इलेक्ट्रिसिटी के क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ को हिंदी वाले समझेंगे कि बंद और खुले परिपथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं या परिपथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। कैसे पहचाने? जिसके अंदर ऐसा बना हुआ है ये क्लोज सर्किट है, जिसके अंदर ऐसा बना हुआ है वो क्या है? ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में बताओ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्या? यही तो गधे हो तुम। क्लोज सर्किट है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो होती है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना। तो अपन ने सर्किट भी पढ़ लिया, सर्किट क्या होता है। उसके बाद में अपने पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इनफाइनाइट से अगर इस के अंदर एक पॉइंट तक आए, उनके बीच में किया गया वर्क तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में किया गया वर्क जो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और इसका फॉर्मूले की बात करें तो V बराबर W अपॉन क्यू। मैं इससे ही फॉर्मूला, इससे भी मैं डेफिनेशन निकाल सकता हूं। कैसे? किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में किया गया वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो चार्ज के बीच में किया गया वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लिखे हुए से बना रहा हूं, कोई अलग से तो आ नहीं रहा। तो V बराबर W अपॉन क्यू, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में किया गया वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट। यहां तक सब समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं ओम्स लॉ पे। किस पे चलते हैं? ओम्स लॉ। तो जब ओम्स लॉ का डायग्राम हमने बनाया था, ऊपर ही ऊपर मैंने सबसे पहले एक क्या लगाया था? एक बैटरी लगाई थी, याद हो तो किसी को?
जब हम डायग्राम देखा था तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने सबसे पहले एक क्या लगाया था, सेल, और इसके अंदर एक लगाया था वोल्ट मीटर और एक लगाया था एमीटर। अब पहले ये समझेंगे कि वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है और क्वेश्चन को समझेंगे कि हाफ ईयरली में अगले ने ऐसे पूछा था कि भाई वोल्ट मीटर और एमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर तो किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। और एमीटर किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। दूसरा क्वेश्चन कि एमीटर का क्या काम होता है और वोल्ट मीटर का क्या काम होता है। तो एमीटर का क्या काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पता करना, कि इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू पता करना, और इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता करना। समझ में आ गया। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक सेल लिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया और एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी। तो उसने क्या देखा, वोल्ट मीटर और एमीटर में वैल्यू आ गई। अब उसने क्या, ये पहली बार में ये किया उसने। दूसरी बार में क्या किया उसने, दो बैटरी लगाई। इस बार कितनी बैटरी लगाई, दो बैटरी लगाई। समझ में आया। और फिर एक्सपेरिमेंट किया तो वोल्ट मीटर में वैल्यू आई, एमीटर में वैल्यू आई। फिर उसने क्या किया, तीन सेल लगाए। कितने सेल लगाए, तीन सेल लगाए। कितने सेल लगाए, तीन। और फिर एक्सपेरिमेंट किया तो उसने तीनों एक्सपेरिमेंट को मेजर करके ये देखा कि जब जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो V और I की वैल्यू क्या रह रही है, कांस्टेंट। क्या रह रही है, कांस्टेंट। मतलब V और I की वैल्यू क्या हो रही है, अगर मैं V की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो I की वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन उनका रेशियो क्या है, हमें हमेशा सेम है। तो हमेशा एक कैसी बनी थी, तुमने देखा था कि जब मैंने ओम्स लॉ पढ़ा था तो उसके अंदर कैसा डायग्राम बना था V और I के बीच में, स्ट्रेट डायग्राम। और स्ट्रेट डायग्राम का यही मतलब है कि जितनी वैल्यू I की बढ़ी उतनी वैल्यू किसकी बढ़ी, V की। समझ में आ गया। ये क्या था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में तीन चीजें याद रखनी है जो मैंने कल ही बताई थी, V इज प्रोपोर्शनल I। यहीं से मैं ओम्स लॉ को लिख भी सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले लिखोगे ओम्स लॉ, टॉपिक डाला, फिर उसके बाद लिखोगे V इज प्रोपोर्शनल I, फिर इसकी थ्योरी लिखोगे। कैसे लिखोगे, इधर सुनो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। समझ में आया मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लो। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से करते हैं, तो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। लिख दिया, वो लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया, अगर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो बताओ क्या लगता है, इक्वल। और साथ में एक क्या आता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहाँ पे नया क्या निकल के आया, R, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और यहाँ क्या लगा दिया, I। एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला निकालना था तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन R। तीसरा फॉर्मूला निकालना था, R बराबर क्या हो गया, V अपॉन I। ये तीन फॉर्मूले आ गए, इनसे अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में बात आती है कि यहाँ से नई चीज क्या आई, नई चीज बताओ। V और I तो हमने पढ़ लिया पूरा, नई चीज क्या आई, R। क्या आई, R। R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, बताओ रेजिस्टेंस होता क्या है। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, चेंज करे, कम या ज्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करे उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम स्वाहा। क्या होता है, ओम। तो आगे अगर हम पढ़ें तो रेजिस्टेंस जो है वो हमने ढंग से पढ़ लिया है। और रेजिस्टेंस अगर वो तो एक रेजिस्टेंस था, अब मान लो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाए तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सुनना, सारा ढंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले मान लो मेरे पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और क्वेश्चन सुन लेना कैसा आएगा। ऐसा आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करो। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या करो, ड्राइव करो। तो सबसे पहले क्या करना है, सुन लेना। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिखोगे,
जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर एक ही वायर में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं तुमको। जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, बताओ ये सीरीज है या पैरेलल है? बस यही तुम्हारा खेल खत्म है, फेल हो गए। अब सुनो, मैंने तुमको कहा था एक ही वायर में अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इधर देख, किसी पॉइंट से स्टार्ट कर ले, तू बोले कि वहां से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, बताओ कहाँ से करूँ? किसी पॉइंट से कर दूं, यहाँ से कर दूं, चल रहा हूं, बताओ रास्ता चेंज हो रहा है क्या मेरा? अरे रास्ता चेंज हो रहा है क्या, दूसरी रोड पे जा रहा हूँ क्या? अगर रोड सेम है तो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इसमें मैंने ऐसे कर दिया, अब ये क्या बन गया, पैरेलल। कैसे बन गया? जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया, ये लो चलना स्टार्ट किया। अब बताओ दो तरीके हैं क्या तुम्हारे पास, या तो इधर भी जा सकते हो या फिर इधर भी जा सकते हो। पहले ऑप्शन था क्या मेरे पास? नहीं था ना। अगर इधर जा रहा हूं तो और कुछ किधर मुड़ ही नहीं सकता, है ही नहीं, जगह ही नहीं मुड़ने की, एक ही रास्ता है। लेकिन यहां से जब ए से बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस पूछ लेगा, यहां से जब चलेंगे तो बताओ इधर भी जा सकता है क्या, या फिर इधर भी जा सकता हो। दो रास्ते हो गए, मतलब दो तार हो गए, तो क्या हो गया, पैरेलल। और पहले ये दोनों हटा रखे थे हमने, ये लो, अब क्या हो गया, सीरीज। समझ में आ गया। अब सुनो, सबसे पहले तो तुमने क्या लिखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद बनाओगे डायग्राम, क्या बनाओगे, डायग्राम, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जोड़ दो, एक अपने पास एमीटर जोड़ दो, एक बैटरी जोड़ दो, एक स्विच जोड़ दो। जैसे जैसे इधर देख लो, R1 R2, यहाँ क्या हो गया, अब में बैटरी हो गया, यहाँ क्या हो गया, स्विच, यहाँ क्या बना दिया, एमीटर। ये लो, अब बताओ क्या ही दिक्कत है, यहाँ R1 यहाँ R2, और ज्यादा जोड़ने और ज्यादा जोड़ दो, क्या है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल इनको देखना है कि ये दोनों किस में होने चाहिए, एक ही वायर में होने चाहिए, और इनको मत देखो कुछ भी। समझ में आया। अब सुनो, अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे फॉर्मूला। ठीक है। अब सुनो, फॉर्मूला क्या है, आर बराबर क्या है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश RN। बताओ कोई दिक्कत है क्या? पहले तो ये लिखोगे कि निकालना क्या है मेरे को, लिख दिया। उसके बाद मेन चीज लिखोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम पूरी बांटने जाते हैं, क्या बांटने जाते हैं, पूरी, तो हम क्या करते हैं, पूरी एक ही लाइन में बांटनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो क्या होती है, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। सेम आदमी को तो हम क्यों छेड़ेंगे, किसको छेड़ेंगे, डिफरेंस को, मतलब v को छेड़ेंगे। तो बताओ अगर v है तो v के अंदर उसके सारे घर वाले आ गए, v1 v2 v3, है तो सारे v ना, मतलब इंसान के बच्चे इंसान ही है, जानवर थोड़ी है। आजकल क्या होते हैं वो बात अलग है। हाँ हो गया। फिर v बराबर क्या होता है, आई आर, कहां से आया, ओम्स लॉ से, कहां से आया, ओम्स लॉ से। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस v की जगह मैं आई आर रख सकता हूं क्या? रखा मैंने, आई आर बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डैश डैश IRN। बताओ आई से आई, एक मिनट ऐसे भी काट दो, नहीं तो फिर एक काम करो, यहाँ कॉमन ले लो, आई कॉमन लिया, लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN। बताओ आई से आई काट दूं क्या? बताओ क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश RN। यही निकालना था क्या मेरे को शुरू में, यही निकालना था। हो गया, काम खत्म, हो गया। अब मान लो दूसरा मेरे पास सामने आ जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या आ जाए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या, डेफिनेशन, क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट डिफरेंट
वायर से जुड़े हुए हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर डायग्राम बनाने की बोल दे तो कैसे बनाएंगे, जैसे अभी बना रहे थे ना ऐसे। अभी तो बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा वायर्स जो है वो एक ही, सॉरी, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एक ही वायर में जुड़े हुए हो उसे तो बोलते हैं सीरीज, और जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट वायर्स में जुड़े हो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया। अब देख, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, ये बताओ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे तो ये R1 R2 तो किसमें, सीरीज में, ये पैरेलल में। ये लो ऐसे बनाएंगे हम इस बार डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बैटरिया, यहाँ स्विच, और यहाँ क्या लगाएंगे, यही तो गलती है तुम्हारी, और यहाँ लगाएंगे वोल्टमीटर, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में ही तो निकाल रहे हैं। ये लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, सॉरी क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर डायग्राम बना दिया। हाँ ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश डैश 1/rn। ये निकालना है मुझे, क्या करना है, निकालना है। अब सब में अपने रिश्तेदार बैठे हैं तो पूरी क्या है, अलग अलग जानी पड़ेगी, है ना। तो पूरी तो क्या हो गई, डिफरेंट, और सब्जी क्या हो गई, सेम, ठीक है। तो पूरी को पकड़ लो, तो क्या लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश IN। अब V बराबर क्या होता है, IR, कहां से, ओम्स लॉ से। अब यहां से I बराबर क्या कर देंगे, V अपॉन R, ठीक है। अब I की वैल्यू रखेंगे, पहले V की रख रहे थे, अब I की रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 डैश डैश V अपॉन RN। हो गया। अब V अपॉन R लिख दिया, कॉमन निकाल लिया V, बताओ क्या बचा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/RN। हो गया। V से V काट दो, क्या बचा, 1/R बराबर 1/R1 बताओ कोई दिक्कत है क्या, यही निकालना था, दोनों निकाल दिए अपन ने। आ गया समझ में। अब कोई सा भी क्वेश्चन आया अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, पहले सारे करवा रखे हैं, दोबारा भी और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्या, एक चीज आती है वो सुनो, क्या आता है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। वो ऐसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ रखा है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कितनी चीजों पे, तीन चीजों पे, या चार चीजें देख लेते हैं। कौन सा सबसे पहला कौन सा है भाई, इधर देखो ध्यान से, पूरा मैं सारा सब कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले पहला तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन किस पे, ए पे। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, हाँ, नेचर ऑफ वायर या रजिस्टिविटी बोलते हैं जिसको, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। चौथा हम किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर। अब आ जाओ इसका गणित, इधर देखो। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 1, हर चीज का मतलब बता रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है R प्रोपोर्शनल L, मतलब जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता आएगा। जैसे मैंने एक तुमको एग्जांपल बताया था कि तुम्हारे पास एक क्या है, चार्ज करने वाला चार्जर है, वो छोटा पड़ रहा था, उसको तुमने काटा, तुम्हारा साइंस वाला दिमाग लगाया और उसे तार को लंबा कर दिया, घर पे पड़ा था तार, उसको जोड़ दिया, फिर चार्ज लगाया, तो क्या होगा कि जो पहले चार्ज हो रहा था उससे भी धीरे होने लग जाएगा। क्यों,
क्योंकि लंबाई मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो बताओ रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम। क्यों होती है उसका भी कारण देख लो। वी बराबर क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ से। अब मैं केवल किस किस की बात करना चाह रहा हूं, इन दोनों की बात करना चाह रहा हूं। तो आई बराबर बताओ क्या होता है, वी अपॉन आर। तो बताओ आई बढ़ेगा तो आर क्या होगा, कम। अपॉन में है ना, कम। और आर अगर बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगा, कम। समझ में? तो इस वजह से अगर लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अगर ये कम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कम। समझ में? दूसरी बात कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल। क्या होता है, अगर मैं मोटाई को बढ़ा दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज्यादा फ्लो। इसलिए घरों में जब कोई बड़े अप्लायंसेस लगाए जाते हैं तो वहां मोटे तार का यूज होता है, क्योंकि तार की मोटाई हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। क्या कर दी, बढ़ा दी। तो बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया अपन ने, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो होगी, ज्यादा। तो इसलिए ऐसी जगह जहां ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वहां मोटे तार यूज में लेते हैं, पतले। बस ठीक है, ये दो चीज आ गई। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे अपन, दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, आर। इधर क्या आ रहा है, ये। ऊपर क्या आ रहा है, एल। नीचे क्या आ रहा है, ए। बार बार हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमेशा क्या लगता है, इक्वल। क्या लगता है, इस बार क्या आएगा, एक कांस्टेंट। यहाँ क्या आएगा, रो। रो जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, रजिस्टिविटी। समझ में आ गया? और इसका एसआई यूनिट भी यही लिख रहा हूं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम स्वाहा इंटू मीटर। समझ में आ गया? रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होता है, नेचर। किसी भी वायर की जो नेचर होती है ना, कैसी है। जैसे मान लो अपने पास जैसे तुम्हारे पास सिल्वर है और एक कॉपर है, तो बताओ दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, अलग, क्योंकि उसका नेचर भी क्या है, अलग। तो रजिस्टिविटी सिंपल सी अगर अपन बात करें तो रजिस्टिविटी क्या होती है कि किसी भी वायर के जो नेचर होता है वो उसकी क्या कहलाती है, रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी देख, इधर देख, अगर रजिस्टिविटी क्या है, देख ऐसे लिख दूंगा रो। अब एल अपॉन ए लिख दिया। अब एक बात बता, रजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। बराबर है। तो अगर रजिस्टिविटी को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कम। ऐसा एक क्वेश्चन भी अगर तुमको याद हो तो, दो तीन चीजें दे रखी है, उसकी रजिस्टिविटी दे रखी है, और पूछ रखा है इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो भैया जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज्यादा। एक ऐसा ब्लू कलर का क्वेश्चन है, आज करना, पता लग जाएगा। बताओ ये समझ में आ गया क्या सारा, आ गया? आगे चलूं, अब सुनो। इसके बाद जो मेरे को टॉपिक दे रखा है वो अपने पास है, हाँ ये तो हो गया ना। इसके बाद हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सुनना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर है ना, दो तरीके से इसको लिख रखा है। देखो मैं बता रहा हूं, एक तरीका तो किताब में लिख रखा है, एक तरीका किताब में नहीं है, और वो भी इजी है। सुनना, एक तो हमारे पास ऐसे है, देखो H बराबर VIT लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, H बराबर VIT। पहला फॉर्मूला याद हो गया। अब इसी से बाकी सारे निकाल रखे हैं। कैसे, कि अगर मैं V की जगह क्या रख दूं, IR, तो बताओ क्या होगा, H बराबर V की जगह क्या रखा, IR डॉट IT। बताओ क्या हो गया, H बराबर I स्क्वायर RT। बताओ दो फॉर्मूले हो गए क्या। एक और निकालना है तो यहाँ पे V की जगह रखा था, अब I की जगह रखते हैं। तो H बराबर V रख दिया, I की जगह क्या रखा, V अपॉन R, और डॉट क्या हो गया, T। तो H बराबर V स्क्वायर अपॉन RT। बताओ तीन फॉर्मूले याद हो गए क्या, हो गए। अब ये तो मान लो फॉर्मूले के हिसाब से अच्छा है, लेकिन कोई तुमको ऐसे बोले कि भैया इसको ड्राइव करके दिखाओ, H बराबर आई स्क्वायर RT आया कहाँ से, तो तुम क्या करोगे, इधर देखो, जो जो फॉर्मूले याद है ना उनका काम में लेंगे। देखो सबसे पहले क्या था, आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। यहां से Q बराबर क्या हो गया, IT।
बताओ इतना समझ में आ गया क्या? बताओ दूसरा फॉर्मूला क्या था चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला? हाँ, V बराबर क्या है W अपॉन Q। अब भैया हीट तभी होगी ना जब काम करेंगे। एक बात बताओ, तुम घर पे बैठे हो मस्त आराम से, कैसे पसीने आएंगे रे? नहीं आएंगे ना। हीट कैसे महसूस होगी जब तक वर्क नहीं करेंगे? तो बताओ वर्क निकालना पड़ेगा क्या यहाँ से? तो देख क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ W बराबर क्या हो गया VQ हो गया। अब बताओ Q की वैल्यू क्या है IT, तो W बराबर V डॉट IT। तो बताओ जो अभी अभी फॉर्मूला निकाला था वो आया नहीं आया? ये रहा। और W की जगह यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं। अब वो का वही चीज आ गई, इतनी कर दिया ना, क्योंकि मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर इतना सा करेंगे तो मजे वाली बात नहीं है। ऊपर थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे, मतलब अपने थ्योरी लिखेंगे, और उसके बाद ऐसे लिख देंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे कि जब भी कोई इक्विपमेंट जो होता है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं कुछ टाइम तक, तो उसमें क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई अपन ने, तो वो क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, रोक देगी एक जगह, तो अपने आप उसमें क्या आ जाएगी, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट। अरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस जो है वो लंबे टाइम तक अगर उसको चलाते हैं अपन, तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, उसको कौन रोकेगा, रेजिस्टेंस। कौन रोकेगा, रेजिस्टेंस। अगर तुम्हारे अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी हाई है ना, तो वो उसको रोक देगा एक जगह। जैसे रोकेगा वो धीरे धीरे क्या होगी, हीट करने लगेगी। उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या जनरेट होना, हीट जनरेट होना। जैसे तुमने देखा है कि टीवी के पीछे अपन कभी भी हाथ लगाते हैं गर्म महसूस होती है। अब अपनी जो विद्युत इस्त्री है, किसकी इस्त्री, विद्युत की, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेस। प्रेस, तो वो भी क्यों गर्म हो जाती है भाई, क्योंकि जैसे अपन उसको स्विच ऑन करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो क्या जाएगी, तो आगे कम, लेकिन वहां इकट्ठी तो हो गई ना। तो इकट्ठी हो गई तो वो धीरे धीरे क्या होगी, गर्म ही होगी। ठीक है, अब देखो वो लिखने के बाद में यहां से यहां तक लिखा, और यहां ऐसे कर दो कि भाई ये तो आ गया पहला फॉर्मूला, ये लो। फिर H बराबर V की जगह क्या लिखा, आई आर डॉट आई टी, और H बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। बताओ दो फॉर्मूले तैयार हुए नहीं हुए? फिर तीसरा कहां से निकालेंगे, यहीं से शुरू से ही। तो H बराबर इस बार V की जगह कुछ नहीं रखा है, I की जगह क्या रखा, V अपॉन आर डॉट टी। तो H बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर टी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 3 फॉर्मूले आ गए तुम्हारे सामने शानदार तरीके से। तो ये तो हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आ गया। और इसमें अगर थोड़ी सी बात याद रखनी है तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है, हीट का जो ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। ये याद रखना। इसके आगे अगर देखो, लो चैप्टर ही खत्म कर देता हूँ, रुको। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, उसको भी यहीं बता रहा हूँ। इधर देखो, पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन बोल दो फटाफट। है, वेरी गुड। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क देखना, यहाँ पे वही चीज होगी, P बराबर W अपॉन टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर। तो बताओ P बराबर क्या हो गया, W अपॉन टी। एक फॉर्मूला और होता है पावर का, P बराबर VI। क्या होता है, कौन समझ में नहीं आया, क्या कह रही है, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। कौन सा, ये वाला? हाँ तो लिख लेना, नोट्स पहुंच जाएंगे तेरे पास, टेंशन क्या ले रही है। पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं, जो आ रहे हैं उनके पास पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो मैं भेज दूंगा। हाँ उसमें सारे फॉर्मूले हैं। ये वाला, हाँ ये वाला भी मिल जाएगा, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। अगर पहली बात तो इनसे ले लेना, इनके पास नहीं मिले तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, उसमें क्या हो गया। हाँ भाई, सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे पहले पहले लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक, उसकी टेंशन मत करो। हाँ इधर देखो, जैसे जैसे एग्जाम आएंगे मैं दोबारा एक बार भेज दूंगा सारे नोट्स। तो देखो P बराबर क्या है, VI। एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। अब यहीं से मैं एक और फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, P बराबर V की जगह मैं IR रख रहा हूँ इस बार।
बताओ क्या हो गया फॉर्मूला। ऐसा एक एमसीक्यू आया था, याद हो तो? आया था, हाँ, हाफ ईयरली में आया था शायद। फिर इसमें देखो v की जगह रखा, अब i की जगह रखो, तो p बराबर v रख दिया, i की जगह क्या रखा, v अपॉन r। तो बताओ क्या हो गया, p बराबर v स्क्वायर अपॉन r। बताओ कितने हो, कितने कितने निकल गए, 3। ये लो। उसके बाद में 2-3 चीजें हैं, वो दोबारा समझा रहा हूं एक बार, इधर देख लो फटाफट। पहली बात, इसमें तुमसे पूछेगा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछेगा? तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है? तुम्हारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसके अंदर अगर लिखा हुआ है किलोवाट आवर, मतलब वो उसका मतलब क्या है, यूनिट है, 1 यूनिट है। अब कोई पूछ लिया 1 यूनिट की वैल्यू, कल मैंने लिखा दी 3.6 इंटू 10⁻⁶। आया कहां से, वो इंपॉर्टेंट है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है भाई, 1 किलोवाट आवर। तो इसमें दो चीजें लिखी हुई, एक तो लिखा हुआ 1 किलोवाट और एक लिखा हुआ है 1 आवर, दो चीजें लिखी है। अब इधर देखना, 1 किलोवाट बराबर कितने वोट होते हैं, कल ही बता के गया हूं, 1000 इंटू 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। अब देखना 36 लिख दूं, 36 इंटू कितनी बार, 1 2 3 4 5, 10⁻⁵ वोट इंटू सेकेंड। ठीक है, अब सुनना, अगर इन दोनों के बीच में मैं पॉइंट लगा दूं तो मतलब एक 10 की पावर बढ़ गई, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 6 वॉट इंटू सेकेंड। ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ। अब इसको नहीं आया, हाँ, 3.6 इंटू 10⁻⁶, या तो वॉट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, जूल, एक ही बात है दोनों। और एक बात लास्ट और सुन लो, एनर्जी का ऐसा यूनिट पूछ ले तो भी ये लिख देना, जूल या फिर वॉट इंटू सेकेंड। और एक फॉर्मूला लास्ट लेते जाओ, एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, सुनो ध्यान से। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे बोल दे कि हमारे पास एक फ्रिज है, टीवी है, बल्ब है, वो सब इतने इतने वोट के हैं, वोट का मतलब W, वोट के हैं, वोल्ट नहीं, वोल्ट अलग होता है, वोट अलग होता है। वोल्ट तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है, और वोट किसका ऐसा यूनिट होता है, पावर का। किसका होता है, पावर का, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कल मैंने लिखाया था। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई एक बल्ब है या 3 बल्ब है, मान लो यहाँ पे 3 बल्ब और तीनों 100 वाट के, कितने वाट के, 100 वाट के, और वो रोज 8 घंटे चलते हैं। या 8 घंटे क्यों, रे मजदूर थोड़ी है वो, 6 घंटे चलते हैं। कितने घंटे चलते हैं, 6 घंटे। तो बताओ 30 दिन तक वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितनी एनर्जी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो कितनी एनर्जी, है ना। और फिर उसने ऐसे बोल दिया कि बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे, जैसे तुम यहाँ रहते हो इस कमरे में और 10 वो 3 बल्ब जलाते हो, रोज 6-6 घंटे जलाते हो, और बताओ तुम्हारी जो लाइट है ना वो 4 रुपए यूनिट, वैसे तो 10-10 रुपए यूनिट आती है घरों में, अपने आती है 8 या 10। तो अपन मान ले कि अपन बहुत गरीब आदमी है ना, तो मकान मालिक ने अपने छूट दे दी, भाई तू तो एक काम कर, 4 रुपए के हिसाब से दे दिया गया। तो 4 रुपए के हिसाब से तो कुछ नहीं करना भाई, इधर देखो एनर्जी, सुनना, एनर्जी बराबर पावर, कितनी पावर थी उनकी, 100 वोट की, कितनी थी, 3 थे। तो बताओ 300 वोट हुए नहीं हुए, बताओ कितने घंटे चलाता था मैं रोज, 6 आवर। बताओ कितने दिन तक की भी वैल्यू पूछ रहा था, 30। तो बताओ क्या हुआ, 300 वॉट इंटू 6×6=18, 180 घंटे हो गए। अब सुनना, मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, कितना हुआ, 5, और 1 2 3 वॉट इंटू आवर। अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर आओ, बताओ आवर में है क्या, आवर में है, बताओ लेकिन इधर किलोवाट में, इधर किस में, वॉट में। तो इसको किस में चेंज करें पहले, किलोवाट में। तो बताओ यूनिट आ जाएगी क्या अपने पास, किससे किससे डिवाइड करूं, 1000 से, 3 जीरो से 3 जीरो गई, बताओ कितने,
54 किलोवाट आवर मतलब 54 यूनिट। अब बताओ एक यूनिट की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 4। कितनी थी, 4। तो बताओ 54 की कितनी हो गई, 54 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 5 और 20 21, कितने रुपए देने पड़ेंगे तुमको, बताओ समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, लगातार आया है बहुत बार, चाहे आरबीएससी सीबीएसई कुछ भी हो, आता ही आता है ना। इसको कर लेना। यहाँ अपना जो चैप्टर हो गया वो क्या है, फिनिश, खत्म, बंद कर दो।